जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ी हैं मंजरी जी, जिनको मैं और हमारे दर्शक दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। उनके विश्लेषण को एक बार फिर से उनका बहुत स्वागत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। मंजरी जी, आज का जो विषय है वो ईरान से जुड़ा है, ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से ईरान और इनफैक्ट कहना चाहिए कि जो ईरान की जो प्रॉक्सीज रही, उनके बीच में एक इजराइल और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था, फिर धीरे धीरे वो डायरेक्ट ईरान और इजराइल में कन्फ्रंट्रेशन वाला माहौल बन गया। फिर वो हमने देखा, और इराक, सीरिया, इस तरफ भी हर तरफ से ईरान को कमजोर कर दिया जाता रहा। लेबनान को करें देखें, हर तरफ से ईरान घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान जो है, हालांकि बड़े पावर के रूप में देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उसको इसराइल कहें या फिर अमेरिका कहें, एक ही बात है, कमजोर करने की कोशिश है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान जो है, ईरान तो सिर्फ एक दिखावा है, एक हड्डी मात्र है। बाकी जो अमेरिका चाहता है, जितने भी ऑयल रिच नेशंस हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट की बात करें या फिर जितनी भी सुन्नी कंट्रीज हैं स्पेशली, उन सबको इकट्ठा या अपनी मुट्ठी में बनाए रखना चाहता है, ताकि वो जो उसका एक वर्चस्व है वो कम ना हो। ताकि ईरान को इस तरह से वो दिखाता है कि अरे देखो, एक शिया कंट्री है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको किस तरह से डिकोड कर पा रहे हैं। आखिर ईरान से यूएस, इजराइल क्या चाहते हैं, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसका क्या भविष्य नजर आता है, कैसे ईरान खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या ईरान टूट जाएगा, या फिर जो ईरान में रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं कि जो इसराइल भी बोल रहा है कि हमें रिजीम चेंज करना है, क्या कुछ हो रहा है, क्या होगा। दुनिया में 3 देश इनको जीत ले तो फिर दुनिया इनकी मुट्ठी में है। एक है रशिया, दूसरा है भारत, तीसरा है ईरान। ईरान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी ये जितने भी ऑयल रिच नेशंस हैं, इनमें इनकी बिसात जीत चुकी है। लेटेस्ट उसमें सीरिया है। लेबनान अभी अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि लेबनान एक ऐसी जगह है जहां जाकर के इसराइल की तलवार थम जाती है। इस बार भी थमी है, हालांकि वो हिजबुल्लाह को थोड़ा डेंट पहुंचा चुके हैं। आते हैं ईरान पे। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी बाउंड्रीज के बाहर अच्छी मजबूत पकड़ थी। हूती के रूप में वो यमन से कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी हिजबुल्लाह के रूप में लेबनान में बैठे हुए थे। और हमास के रूप में ये इसराइल को चेक दिए हुए थे। तो ये 3 रूप में थे, जिसमें हमास के लिए अनाउंस हो चुका है, काफी हद तक तो गाजा वो खाली कर चुके हैं। और ट्रंप ने कह दिया है कि 20 तारीख तक अगर हॉस्टेज नहीं लौटाए जाते हैं तो हमास को और तगड़ी चोट दी जाएगी। ठीक है, उन्होंने गलत हमला किया था, हॉस्टेज लिए थे, जो नहीं लिए जाने थे लौटा दें, बात खत्म। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के लिए इस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जिस किसी ने भी डॉलर को चैलेंज करने की कोशिश की है या अमेरिकन वर्चस्व को चैलेंज करने की कोशिश की है, वो देश नहीं बचा है। इसी सिलसिले में देखिए, जब गद्दाफी थे लीबिया में, तो वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि आज मैं हूं निशाने पे, कल तुम होगे। उस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखिए, उसमें आ, बसत हंस रहे थे। और आज वो सीरिया से पलायन कर चुके हैं। तो ये फैक्ट है कि उस समय जो गद्दाफी ने रीड कर लिया था, सबको ये मालूम है गद्दाफी एक टायरेंट है, लेकिन वो लीबिया के अच्छे शासक थे, ये किसी को नहीं मालूम। ये इराक में सद्दाम, कम से कम इराक उस समय एक फ्लरिशिंग कंट्री था, अब वो एक खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आइसिस और सद्दाम में कंपेयर करें, जो इस समय आइसिस है और उस समय सद्दाम थे, सद्दाम निसंदेह आइसिस से बहुत बेहतर थे। तो चक्कर क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड चलेगा शरिया से, जो उनका कानून है, और वो थोड़ा सख्त है, जिसको ये आराम से कह देते हैं कि गलत है। ठीक है, रिफॉर्म की जरूरत थी, नष्ट करने की नहीं। उसी सिलसिले में आते हैं हम ईरान। अब ईरान में अभी जो महसा अमीनी के बाद जो प्रोटेस्ट हुए, उसको फिर से अमेरिका ने हाईजैक कर लिया।
तो ईरान के लोग क्या चाहते हैं? ईरान के हैं कि थोड़ी फ्रीडम हो, कोई इस्लाम छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर इतनी बुरी तरीके से क्वैश किए जाएंगे तो वो इस्लाम भी छोड़ना चाहेंगे, बात अलग है। लेकिन वो वहां पर शांति से थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हैं। दैट इज वन थिंग। खोमैनी सख्त शरिया इम्प्लीमेंट करना चाहता है क्योंकि इसी के द्वारा उसकी ताकत बची रहेगी। अमेरिका वहां पर रिसोर्सेस पे कब्जा करना चाहता, उसे वहां पर जो लोग हैं या जो रिजाइम है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये वहां पर एक बेसिक त्रिकोणीय संघर्ष है, और इसमें सॉल्यूशन निकलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं वो शासक नहीं चाहते और अमेरिका तो कुछ और ही चाहता है। अब इस रीजन में आते हैं हम सऊदी अरब पे। मोहम्मद बिन सलमान वापस अपना सारा, जिसे कहना चाहिए, हक और हुकूक अमेरिका को दे चुके हैं। उन्होंने कहा मैं डॉलर नहीं हटाऊंगा, जैसे आज तक चलता आ रहा था वैसे ही चलता आएगा। उन्होंने नेचुरली फिर वो अपने कुछ सेना को ईरान के बॉर्डर के पास, जहां पर उनका लगता है उस एरिया पे, बॉर्डर के करीब, वहां पर वो पोस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन आ, ये भी बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। तो अब यहाँ पर यह आता है कि अच्छा, आईमेक जो बना था भारत से लेके यूरोपियन तक, यूरोपियन यूनियन तक, उसी को, उस ट्रेड रूट पे अगर काम चालू हो जाता है और वो ट्रेड रूट यूज होने लगता है तो अमेरिका का जो वहां पर वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। और इसमें ईरान एक सेंट्रल भूमिका निभा रहा है। वंस अगेन तीन नेशन है, भारत, ईरान और रशिया। अगर रशिया और ईरान मिल जाते हैं तो मेजर ट्रेड रूट ये अपना बना सकते हैं। रशिया से अमेरिका यूक्रेन में लड़ रहा है, ईरान के ऊपर अटैक की पूरी तैयारी चल रही है। ये अच्छी बात है, हुतीस ने इसको काउंटर बैलेंस कर रखा है, वरना ये पूरा खित्ता, ये पूरा एरिया सरेंडर हो चुका होता। तो अब सवाल ये है कि कभी इन्होंने कोई इल्जाम लगाया? अच्छा, ईरान का जो न्यूक्लियर वो है, पावर है, पाकिस्तान के थ्रू दिया तो अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान की मदद कर रहा है तो अमेरिका के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है। पर अब खेल देखिए, इसराइल के थ्रू उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवाने वाला अमेरिका है, पाकिस्तान के थ्रू ईरान को मदद करने वाला भी अमेरिका है। तो जो ईरान है वो इस समय टेरेबल कंफ्यूजन वाली स्टेट है, जहां पे कोई सॉल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पर आप बात किससे करेंगे। खुमैनी से, उसे जनता पसंद नहीं करती और वो इस समय छुपे हो गए हैं। जो सत्ता है उसकी इतनी पकड़ नहीं है, और जो जनता है वो क्या चाहती है किसी एक माध्यम से वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। यहाँ जानने वाली दूसरी बात यह है कि जब ओटोमन एम्पायर वो खत्म हुआ था तो मुस्लिम वर्ल्ड जो था उसने एक मॉडर्न शेप एंड मॉडर्न फेस ले लिया था। 70 के दशक का अफगानिस्तान बहुत मॉडर्न था, लेबनान ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, ईरान अच्छा मॉडर्न कंट्री था, जिसको जिहाद की डॉक्ट्रिन सीआईए ने पढ़ाई। और उसके बाद एक खंडहर में बदलने वाला भी वो सीआईए था। 70 से लेकर के 2024-25 चल रहा है, ये टाइम सीआईए ने इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने में लगाया। नतीजा, वो तो ऑयल रिच हो गए, पर ये एरिया और वर्ल्ड जो आतंकवाद को देख रहा है, डॉक्ट्रिन उन्हीं की है। और अब इनको, इनका ये आतंकवादी चेहरा दिखा करके ये उनको खत्म कर रहे हैं। जानने वाली इसमें ये बात है, उसामा से लेकर के जितने भी आतंकवादी थे, सबकी फंडिंग, सबकी ट्रेनिंग और सबकी आर्मिंग सीआईए ने ही की थी। तो अमेरिका का दोस्त होना मेरे ख्याल से उसके दुश्मन होने से
बुरी बात है। जैसा कि अभी हम यूरोप के केस में देख सकते हैं, नेटो के फॉर्म में रशिया से वो लड़ रहे हैं, और अमेरिका के बिहेस्ट पे यूक्रेन ने रशिया से आने वाली ऑयल पाइपलाइन के ऊपर चेक लगा दिया है कि अब कोई एनर्जी यानी गैस यूरोप को नहीं मिलेगी। सो अमेरिका का दोस्त होने का वो ज्यादा बुरा फल झेल रहे हैं अमेरिका के दुश्मन होने से। ईरान कुछ हिस्सा अमेरिका का दोस्त है, कुछ हिस्सा अमेरिका का दुश्मन है। फ्यूचर बड़ा ही ब्लीक है, क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ये अमेरिका की बात करें, इज़राइल को की बात करें, उनका जो इल्ज़ाम रहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, जनता वहाँ की त्रस्त है और हम चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए और रिजीम चेंज इज़ द ओनली सॉल्यूशन। मसूद पेज़ेश्कियान जो कि अभी प्रेज़िडेंट बने, जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंशियल, उसमें वो एक लिबरल नेता के तौर पे देखे जाते हैं। उन्होंने ख़ास तौर से जो महिलाओं को लेकर वहाँ पे मसले चल रहे थे, महसा अमीनी के पास जो शुरू हुए सारे आंदोलन, इस उसके बाद महिलाओं का काफ़ी जो सत्ता था उससे विश्वास उठा और वो चाहते थे कि एक एक लिबरल सरकार आए। और मसूद पेज़ेश्कियान से काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि वो आएँगे, तो क्योंकि वो कहते थे कि हम अमेरिका से बात करेंगे, बातचीत करके एक इकॉनमी ओपन होगी, इन्वेस्टमेंट आएँगे और रिश्ते बेहतर होंगे एंड ऑल। लेकिन उससे पहले ही सूरत-ए-हाल बदल गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अभी जो रिडीम चेंज की बात लगातार बनी हुई है, वो हो पाएगा या इसके अलावा कुछ और ईरान का सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए, महसा अमीनी के बाद आंदोलन हुए, लोग उसके ऊपर बैक डाउन करते, इससे पहले अमेरिकन फंडेड लड़कियों ने अपने कपड़े उतार दिए। तो जो एक सॉल्यूशन पे पहुंचने वाले थे, वो सॉल्यूशन वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी, देखिए मैं एक आतंकवादी समूह से नहीं बिलोंग करती हूँ, पर निर्वस्त्र लड़की को पब्लिक में मैं भी नहीं देख सकती हूँ। एक शर्म हया है, वो फॉलो करनी चाहिए। तो अमेरिकन फंड से ये भी हो गया। तो जो एक एमिकेबल एंड दोनों की तरफ से, हाँ, एक सॉल्यूशन आ रहा था, वो खत्म हो गया सिर्फ एक हुँ, व्यक्ति के कारण। तो इस चीज को वहां पर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, हुँ। कि ना तो इतना हो कि एक बाल दिखने पे आप इंसान को मार दें, और ना इतना हो कि आप बिल्कुल ही बेशर्म हो जाए। रास्ता बीच का है और दोनों को मिलकर के वहां पर निकालना होगा। और वो पहुंचा भी जा सकता अगर उसमें विदेशी हस्तक्षेप ना हो। तो अच्छा, सेकेंडली क्या है, इतने दिनों से अगर खुमैनी जैसे लोगों का कब्जा है, तो वो 2 4 10 दिन में या एक आध महीने में तो नहीं निकलेगा। उनकी जो पकड़ है समय के साथ साथ ढीली होगी। तो अगर हम ये सोचे कि 2025 में इसका समाधान निकल आएगा, तो वो असंभव है। इसको समय लगेगा। और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत लंबे समय से सैंक्शन लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो वहां के लोगों को जो चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनको आ, जैसे भारत ले रहा था कि तेल के बदले में चावल दे रहा था, खाना पीना मिलता रहे, बेसिक सुख सुविधा चलती रहे, और धीरे धीरे लोगों की एजुकेशन हो, और एक माइल्ड अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से भी आए और माइल्ड अप्रोच पब्लिक की तरफ से भी आए, सो दैट वो अपने बीच से लोगों को निकाल करके उनको इलेक्ट करके अपनी बात स्थापित करवा सके। पर ये समय लगने वाली बात है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पे अमेरिकन चिप्स खड़े हैं, और जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, जो सटल धमकियां दी जा रही है, जो कोवर्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, अमेरिका ईरान को ये समय देगा नहीं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो हो सके। जी। तो क्या कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्ट इज़राइल अमेरिका के बीच होता हुआ हम देखेंगे? हालाँकि छोटा-मोटा तो हमने देखा कि छोटा छोटे-मोटा। मोटा हमने देखा है, और इसका कारण ये है, अभी एक रिजवान कामिकाज़े ड्रोन निकाला है इन्होंने, जिसके कारण सब डरे हुए हैं। और ईरान के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है। देखिए, आत्मरक्षा सबका अधिकार है। तो और ईरान के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है ऑयल के। तो बस ये ड्रोन उनकी रक्षा कर रहे हैं।
न्यूक्लियर पावर को वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आप न्यूक्लियर पावर का विरोध कर लें, लेकिन यूएन को रिप्लेस करना पड़ेगा। हो सकता है ब्रिक्स के लोग इनके या G20 इनका समाधान निकले, बट वो भी एक स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं आ पाएगा। किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन करना और लोकतंत्र की स्थापना करना एक दिन का काम नहीं होता, और ईरान को सबसे पहले इस समय एक अच्छा सबल लोकतंत्र चाहिए। अगर उनकी जैसे जब ईरान अपनी पीक पे था उस समय वहां पे राजशाही थी, तो आ, ये कहना चाहिए इन केस वो राजशाही भी वापस आ जाती है, दैट इज ऑल्सो गुड, कि वहां पर जो है एक सत्ता स्थापित हो, मजबूत सत्ता स्थापित हो, और उसके बाद लोगों की डिमांड भी पूरी की जाए और विदेशी ताकतों से देश की रक्षा भी की जाए। ईरान का प्रभाव काफी है, अमेरिका को संकट पहुंचा सकता है वो। अमेरिका भी इस समय देखिए आर्थिक रूप से कमजोर है, कर्ज बहुत है। ट्रम्प के आ जाने का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा डीप स्टेट वाला हिस्सा है वो चुप बैठेगा। सबको मालूम है कई देशों में CIA वर्सेस पेंटागन चल रहा है, इसकी झलक हमने सीरिया में भी देखी है। अब सीरिया में बशर्ते के चले जाने का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। STS जो वहां आके बैठा है वो बहुत कम दाम पे गैस वगैरह अमेरिका को सप्लाई करेगा, और सीरिया की भूमि अब आप देखिएगा जितने भी वहां पर थोड़ा बहुत भी विकास था, थोड़ा बहुत भी स्टेबिलिटी थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अलकायदा का बी टीम है, और यही होता है कि स्मगलिंग में वहां के रिसोर्सेज जाते रहते हैं। वही चीज ये ईरान की हालत करना चाहते हैं, लेकिन अब बस वही है, ईरान में अच्छा प्रेजेंस धीरे धीरे रशिया का आएगा, क्योंकि अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए वो आएगा, रशिया आएगा। उसकी मदद से अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो वो देखने वाली बात होगी। पर अगर ईरान को स्टेबल करना है तो इस एरिया में अमेरिका को सर्कल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम अगर जो पिछले कुछ सालों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं, अगर हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, तो रशिया को घेरने का काम किया जो नेटो। अब यूक्रेन तो मतलब अमेरिका ही लड़ रहा है, इज़राइल मतलब अमेरिका लड़ रहा है, तो उधर भी कॉन्फ्लिक्ट में डाला हुआ है, इधर भी कॉन्फ्लिक्ट में डाला हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं, जो आप पॉइंट आपने भी उठाया, और हम अक्सर इस पॉइंट को उठाते हैं कि जो एक बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखी जाती है, वो सिर्फ़ कागज़ी मात्र इसमें होती नज़र आई। उनका कोई इसमें प्रभाव नज़र नहीं आया उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने में। ऐसे में जो अमेरिकन हेजेमनी है, इस तरह इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? ख़ास तौर से हम अगर इस पूरे ख़ैमे की बात करते हैं, इंडिया, ईरान, रशिया। देखिए, ये अगर IMEC कॉरिडोर बन जाता है और रशिया का ऑयल इंडिया तक ईरान के थ्रू आ जाता, तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो एरिया धीरे धीरे शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और फ्लरिश करेगा। क्योंकि अगर उनके थ्रू कोई भी कॉरिडोर जा रहा है तो उनको इसके बदले में हर वो चीज मिलेगी जो वहां के नागरिकों को जरूरत है। तो इसमें जिसको भी समस्या है वो एंटी ह्यूमैनिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस एरिया में जो ट्रबल बोई गई है वो ट्रबल तो सबसे पहले इराक और ईरान की लड़ाई के साथ, जिसका बेबुनियाद लड़ाई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों देश कमजोर हो गए और दोनों ही देशों पर अमेरिका का वर्चस्व आज हम देख रहे हैं। एक तो बिल्कुल ही खंडेर बन चुका है, दूसरे को खंडेर बनाने की तैयारी है। तो यूएन यूएन केवल US का एक तरीके से कह लीजिए कागजी शेर है, उसका कोई अस्तित्व रहा नहीं है। तो अब ये है कि पावर चेंज यहाँ पर G20 एक ग्रुप बन रहा है और ब्रिक्स एक बन रहा है। ईरान को इन दोनों में से जहां पर भी उनकी मदद लेनी पड़ेगी। भारत एक ऐसा देश है जो बिल्कुल चाहेगा कि ईरान एक पावर बने, और जैसा कि भारत की पॉलिसी है, हम चाहेंगे ईरान के लोग शांति से रहें और समृद्ध हो, वो चाहे राजशाही के थ्रू हो या लोकतंत्र के थ्रू, लेकिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए।
और ट्रेड रूट अगर ईरान से निकल जाए, ये ईरान के लिए बेस्ट ब्लेसिंग है। तो अमेरिका को पीछे हटना चाहिए। इसके लिए अगर ईरान के लोग भारत की मदद मांगेंगे, देखिए अपने से तो कूद के भारत आएगा नहीं, अगर भारत की मदद मांगेंगे तो हम लोग जरूर ये प्रयास करेंगे कि ईरान के लोग सुखी हों, समृद्ध हों, वहां से ट्रेड रूट्स निकलें और शांति की स्थापना पूरे मिडिल ईस्ट में हो। जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, ये मिडिल ईस्ट कहते हैं, इस पूरे खित्ते में शांति की स्थापना। लेकिन ये लंबा समय है और बिना भारत के संभव नहीं है। एब्सोल्युटली। और भारत बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है ईरान की को इतने सैंक्शंस लगने के बावजूद उसकी इकॉनमी को बनाए रखने में, चलाने में भारत ने काफ़ी योगदान दिया है। और हम अगर एक अहम पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी मंजरी जी, अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं तो ट्रम्प जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बार फिर से जीत गया, उनके वापस आते ही जो अब्राहम अकॉर्ड है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया कि वापस से जो सऊदी ऑलमोस्ट अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था, यूएई में कई सारे देश उस को साइन कर चुके हैं। तो उसको लेकर बड़ा चर्चा बनी हुई है। क्या वापस से ये अब्राहम अकॉर्ड के नाम पे जो सऊदी और जितनी भी सुन्नी नेशंस है खास तौर से उनको जोड़ा जाएगा इज़राइल के साथ में? कोशिश तो पूरी की जाएगी, क्योंकि इसराइल के साथ जैसे ही जुड़ेंगे वैसे अमेरिका का पावर बहुत बढ़ जाएगा वहां पे। हर चीज अमेरिका डिक्टेट करेगा, उसका डॉलर मजबूत हो जाएगा, उसका पावर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई देश इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, देखिए अमेरिका का पावर आने से एक बार मान लीजिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर चक्कर क्या होता है, सारे रिसोर्सेस पे अमेरिका का अधिकार होता है और वो कौड़ियों के दाम जाते हैं। सूडान जैसा देश जो गोल्ड में रिच है, गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, वहां पे सिविल वॉर लगा करके क्या किया? खाने को वहां नहीं है, रहने की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट विकास हम नहीं देखते हैं। भर भर के वो देश सोना दे रहा है और बदले में उनको कुछ हथियार मिल रहे हैं ताकि सिविल वॉर जारी रह सके। जैसा कि इन्होंने एचटीएस के साथ सीरिया में किया, उतने ही हथियार दिए जिससे वहां पर बसत को निकाला जा सके। उसके बाद अगर एचटीएस को कुछ चाहिए तो उसे अमेरिका से डील साइन करनी पड़ेगी, और वो डील ना तो एचटीएस के फेवर में होगी, ना सीरिया के फेवर में होगी। वो डील सिर्फ अमेरिका के फेवर में होगी कि इतना दो तो हम तुम्हें इतने से हथियार देंगे। वही हमने सीरिया में देखा, वही हमने सूडान में देखा। और अगर इब्राहिमिक अकॉर्ड को लेकर के ये सारे देश आगे झुका लेते हैं या आत्मसात कर लेते हैं, तो वही हम ईरान, वही हम सऊदी, वही हम सब जगह देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज पे अमेरिका का कब्जा होगा और लोकल पॉपुलेशन को इससे हानि ही होने वाली है। तो इस जी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर मोहम्मद बिन सलमान की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सऊदी करने वाला था और उसके बाद देखिए पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और ईरान और ये पूरा हो गया वो स्टार्ट हो गया और उसके बाद ये खटाई में चला गया। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं तो सऊदी की जो जनता है वो इससे खासी नाराज़ है और वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि मोहम्मद बिन सलमान अब्राहम अकॉर्ड साइन करे और इसराइल के दोस्त बन जाएँ। हालाँकि इज़राइलियन रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद विलिंग है, वो करना चाहते हैं और वो सिर्फ़ थोड़ा-सा बोल दे रहे हैं, जो कुछ भी उनके स्टेटमेंट्स अभी पिछले 2-3 महीने में चेंज हुए हैं, वो सिर्फ़ जनता के दबाव में थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। ऐसी बात नहीं है। आप अगर सऊदी का इतिहास देखिए तो गद्दाफी को देखिए, गद्दाफी ने सर उठाया, खत्म हो गए, लिबिया चला गया। असद नहीं मान रहे थे, चले गए, रशिया में सरेंडर है। सीरिया का हाल हम सब देख रहे हैं। सेम हाल मोहम्मद बिन सलमान का हुआ होगा। वो नहीं रहेंगे, चाहे उनका कोई कजिन या किन उनको मार दे, और फिर सऊदी अमेरिकन इन्फ्लुएंस में पूरी तौर पे चला जाएगा। कम से कम वो अपनी कुछ ये कह लीजिए डिसएग्रीमेंट्स बोल करके थोड़ा सा अपने लोगों के लिए, थोड़ा सा अपने लिए कुछ कंसेशंस रख रहे हैं। और ज्यादा बगावत की तो कोई
गुंजाइश ही नहीं है जिस हालत में वो लोग हैं। तो फिलहाल जो सूरत-ए-हाल है, इस सब में ईरान का भविष्य क्या आपको नज़र आ रहा है? क्या हल है ईरान के जो समस्याएँ हैं उसका? और क्या होगा ईरान का? देखिए, रशिया यूक्रेन में रशिया बहुत माइल्ड हैंड से चल रहा था, मतलब गुल्ली डंडा खेला था, मैं कहूंगी युद्ध नहीं लड़ रहा था। 20 तारीख को ट्रम्प आने के बाद नेगोशिएशन टेबल पर बातें शुरू। भारत की महती भूमिका है, रशिया की महती भूमिका है, और अगर ईरान तब तक एक अच्छा मजबूत एक कैंडिडेट दे पाए जो वहां पर जाकर के अपने पक्ष को मजबूती से रख सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो ये भारत और रूस ईरान के पक्ष के लिए आ, मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा भी हित है, ईरान के थ्रू जो कॉरिडोर्स जाएंगे उससे हमारे इस एरिया में स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आसान होंगे। स्विस कनाल के अलावा स्ट्रेटेजिक रूट्स हमको चाहिए। तो ईरान की रिकवरी इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर ईरान एब्राहमिक अकॉर्ड के एक चंगुल में चला जाता है तो जो ब्रीदर स्पेस है वो खत्म हो जाएगी। पूरा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कह लीजिए, उसमें अमेरिका का वर्चस्व होगा, जो भारत और रशिया के लिए एक बुरा संदेश है। अगर आप दूसरी तरह से देखिए, नॉर्थ अमेरिका है और आइलैंड है या साउथ अमेरिकन आइलैंड है, उस पे पूरा कब्जा अमेरिका का है। यूरोप नाना करके भी वही कर रहा है जो अमेरिका चाहता है। अफ्रीका में ज्यादातर देश अमेरिका के अनुसार चल रहे हैं, तो ये हो गए 4 आइलैंड। पांचवा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का ही स्टूच है, ताइवाई का पार्ट है। बचता है एक अकेला एशिया, और एशिया में भी चाइना को वो लगभग तबाह कर चुके हैं, और मिडिल ईस्ट जितना है उसके ऊपर इनका दबदबा कायम है। तो इसमें जितने भी लोगों को बचाया जा सके, जितने भी देशों को बचाया जा सके, भूमिका यही रहेगी कि उनको बचा लिया जाए। अमेरिका में भी डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट होने वाला है, चल ही रहा है। कुछ अटैक्स वहां हो गए। ये दो तरह से हो सकते हैं, एक उनका बदला जो बचे हुए देश हैं उनसे लिया जाए, या अपना घर संभाला जाए। तो सारी बात नेगोशिएशन टेबल पे आएगी। गिव सम टेक सम चलेगा। ईरान के भविष्य का फैसला 20 तारीख के बाद होगा। आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर द कंट्री, बिकॉज बचेंगे तभी जब डील में कुछ बहुत अच्छा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जिजबूती के पास जो अमेरिकन बेसिस हैं, वो हूतीस को, यमन वाले उस पॉइंट को जो 36 किलोमीटर वाइड है, वहां पर अपना वर्चस्व लेकर के अगर ईरान को ब्रीदर देते हैं तो आ, कुछ इनके लिए भी ब्रीदर होगा। ये अपने यहाँ इंटरनल सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक खतरनाक सिचुएशन हम देखेंगे। बिल्कुल। और ये अभी 20 जनवरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ दिन बाकी हैं और 20 जनवरी के बाद काफ़ी कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स में या फिर कहें जियोपॉलिटिकली हमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगे उस पे हम आगे फिर चर्चा करेंगे। मंजरी जी को फिर से हम परेशान तो वैसे ही करते ही रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा इतनी अच्छी तरह से अपने सारे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आपने एक्सप्लेन कर दिया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर, आपसे बात करना हमेशा एक प्लेजर रहता है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।